अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाय मरियम मुजफ्फर का 10th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है और आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और नहीं लाइक, तो कितनी गलत बात है ना। तो आप जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। बिस्तर की ऊंची पांति से टेक लगाए, टांग पर टांग चढ़ाए वो पाँव चला रही थी। शब ख्वाबी का स्या पजामा अब तक न बदला था और पेट पर धरे हुए चिप्स के पैकेट से वक्फे वक्फे में खाना निकालते वो साथ इंस्टाग्राम टटोल रही थी। अमूमन शेरवान में मौसम सर्द और भला रहता था, ये जो कभी कभार गर्मी आती थी इससे अरजान को खासा लगाव था। बास औकात तो उसे लगता था बस किसी गर्म इलाके में हिजरत कर जाए, मगर फिर अपनी नाअहली और नानी की मोहब्बत याद आ जाती तो इरादा झाग की तरह बैठ जाता। लोगों की लगाई गई स्टोरी आगे करते उसकी उंगलियां किसी की शादी की तस्वीर पर ठहरी। अरजान भले घर से बाहर न निकलती थी, मगर वाकफियत उसकी आधी दुनिया से थी। अपने स्कूल में मौजूद हर शख्स, ख्वाह वो जूनियर हो या सीनियर, हम जमात हो या नहीं, उस बंदी ने सबके साथ रब्ता कायम रखा था। इसकी भी शादी हो गई। अपने से 2 साल छोटी जूनियर की बारात गई वीडियो देखते उसे हैरत हुई थी। इसकी तो इतनी दबी हुई रंगत और ऐसा छोटा कद है। अरजान भले आज़ाद ख्याल दिखती थी, मगर अंदर ही अंदर वो हर शख्स का पहला मुआजना रंग, कद, स्टेटस और खूबसूरती पर ही करती थी। वजन की मुआफ़ी थी, वो उसका अपना काबिल तारीफ ना था। अभी वीडियो का पोस्टमार्टम कर रही थी जब किसी के पैगाम की बीप हुई। इंस्टाग्राम के स्कूल में हम जमातों का एक ग्रोह था, उसी में किसी ने कुछ तस्वीर भेजी थी। अरजान की चिप्स निकालते हुए हाथ ठहरे। मेरी मंगनी हो गई है, 2 माह बाद शादी है, मैं तुम सबका कार्ड जरूर भेजूंगी। पहले धीरे से और फिर तेजी से तस्वीर आगे करते उसके दिल को एक अनजाना सा एहसास हुआ। ये सब शादी क्यों कर रहे हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैंने अपना रिश्ता तोड़कर जल्दबाजी की? अगर मेरी कभी शादी ही ना हुई तो मुझ में क्या कमी है? ऐसे बेशतर ख्यालात, जिन्हें आम जबान में फोमो या फिर अस्तराब कहा जाता है, अरजानदार पर एकदम ही आश्कार हुए। 5 दिन कबल की खुशी पर पहली मर्तबा उसने सवालिया निशान उठाया। हमारे बीच में 2 शादियां आ रही हैं, ग्रुप में किसी ने पैगाम लिखा। एक तुम्हारी और दूसरी अरजान की। अरजान, तुम्हारी तारीख क्या तय हो गई? उसकी मौजूदगी को हाजिर जानते हुए लड़की ने झट से सवाल किया। सारा तफक्कुर और हसरत बेजारी और तेश में तब्दील हुई। अब तक उसने किसी को मंगनी के टूट जाने की खबर न दी थी। मैंने मंगनी तोड़ दी क्योंकि वो मेरे मयार का नहीं था। चेहरे पर फातिहाना सुरूर लिए उसने सख्ती से टाइप किया। खुद के लिए तोड़ी या किसी और के लिए? अरजान लिखते लिखते ठहरी। जैसे ही बात का पश मंजर समझ आया उसने गुस्से से जवाबी पैगाम आवाज के जरिए भेजा। हजल सामियान की बहन पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि वो किसी और के लिए मंगनी तोड़ती फिरे। तुम जैसी लड़कियों ने तो शादी ब्याह को जिंदगी का वाहिद मकसद बना लिया है। सोच को वसी करो और जहनियत को गन से निकालो। जिंदगी प्यार मोहब्बत और मर्द से आगे की चीज है। नखावत से सर झटकते उसने फोन एक जानिब गिरा दिया। चिप्स के पैकेट पर टूटते अब वो कमरे के चक्कर काटने लगी थी। जब पैकेट खाली हुआ और अरजान का दिल न भरा, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए अलमारी की सिमत आई। खरसंदा से छुपाकर हजल और जोएब उसके लिए नए नित बाहर की अशिया लाते थे। उन्हीं से उसका दराज हर वक्त भरा रहता था। पैकेट निकालकर उसकी बेइख्तियार नजर अलमारी पर लगे आईने पर पड़ी। चेहरे का तनफ्फुर ज़ाइल हुआ और वहाँ अब महज सकूत था। आंखें धीरे धीरे अब वजूद का मुआयना करने लगी। पहले मोटी कलाइयों का, फिर जबड़े के लटके मांस का। अपनी फरबा कमर से होते हुए अरजान ने बाजू पर आती चर्बी को खींचा। हर इंसान की अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ ख्वाहिशात होती हैं। अगर मेरी ये चाह है कि मेरी बीवी वजन में मोटी ना हो तो इसमें बुराई क्या है? 3 साल में पहली मर्तबा उसने जुनैद की पेशकश पर संजीदा होकर सोचा था। शायद वो दुरुस्त है, मेरा वजन वाकई में मसले का बास है। खुद ही खुद तय करते वो बिस्तर पर बैठ गई। अपने ही सोचों के समंदर का असीर फर्श पर गैर मरी नुक्ते को घूरता गया। सोचते सोचते अगर दरवाजे पर दस्तक न होती तो वो न जाने कहाँ पहुंच जाती। दस्तक पर चौंकते उसने सपाट से अंदाज में आने की इजाज़त दी। पाँव से ज़मीन निकलना और सर पर छत टूटना क्या होता है, ये अरजानदार को उस घड़ी एहसास हुआ था। 24 साल में उसने ये ख्याल ही कहाँ किया था। कभी गलती से दुआ भी नहीं की थी कि कहीं बद्दुआ बनकर ना लग जाए। जो मांगा नहीं बिन मांगे मिल गया। और मुझे आज पहली मर्तबा एहसास हुआ औलाद कितनी बड़ी नेमत है। कहते हासरा दलील उसके कमरे में मौजूद थी। ये ख्वाब था तो उसे जागना ना था।
ये शराब था तो हकीकत किसी और को मुबारक। आप? सिया पजामा शर्ट वाली लड़की अस खुद खड़ी हुई। मेरे कमरे में? गुलाबी थ्री पीस वाली हाजरा ने गहरा सांस भरी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, नीचे पिछले सहन में आ जाओ। हल्का सा मुस्कुराती उस औरत ने आगे आते अरजान का गाल धपका। माँ का लम्स बरसात बनकर उसका हर जख्म शिकवा दुख धो गया। हाजरा के जाने की देर थी। वो पूरी बत्ती सी खोले गुस्लखाने में भागी। आज उसकी माँ ने पहली मर्तबा खुद हाथ बढ़ाया था। वो वक्त जाया करती तो कुफराने नेमत होता। सहन में गाड़ी खड़ी करते सारा दरवाज़ा खोलती उतरी। अंगूरी हरे लिबास समेत सफ़ेद मुख्तसर सी हील पहने वो अभी अभी ऑफिस से आई थी। पक्के फर्श की सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर आते उसने आदतन बालों पर बंधा हुआ सुर्ख हेडबैंड उतारा। नज़र बावर्ची खाने की जानिब उठी तो हाथ समेत कदमों में भी ठहराव आया। तेजी से आगे बढ़ी, जिस पर चूल्हे के नज़दीक खड़ा हुआ वजूद आवाज़ पर पलटा। दुपट्टा कमर के गिर्द कसे, माथे पर कटे हुए बालों को क्लिप की मदद से पीछे किए। आगा में ना खुश असलूबी से मुस्कुराई। अस्सलामुअलैकुम, मुझे बस 5 मिनट दें, मैं खाने लगा देती हूँ। चूल्हे पर चढ़ी हुई प्लाव से उठती हुई महक सारे माहौल में फैली थी। हाथ तौलिया से खुश करते हुए आगा मीना स्लेब पर रखी हुई सब्जियों की जानिब आई। इससे कब्ल सारा इख्तलाफ करती पीछे से किसी का चहकता हुआ लहजा सुनाई दिया। क्या पक रहा है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बरामदे से आती हुई आवाज़ पर महज बड़ी भाभी पलटी। आगा ने मियाँ की आमद पर कोई रद्द अमल न दिया। सोफे पर बैठकर जूते उतारते महिल ने गैर इरादा से सर उठाया और काम करती हुई औरत की पुश्त देखते उसकी हरकत सुस्त हुई। मीना से नजर हटी तो सारा के मुतासिफ चेहरे तक गई। मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो? डेनिम की जैकेट समेत पैंट पहने हुए उसके हुलिये से साफ लगता था मुंह धोकर कहीं बाहर गया था। एक दोस्त ने नौकरी दिलवानी थी, बस उसी से मिलने गया था। आहिस्तगी से कहते उसने इशारतन मीना की मुतालिक पूछा। सारा ने कंधे उचका दिए। ताजदर के मकीनों पर घड़ों पानी गिरा। वो जो नया इजाफा थी बिना कहे उनका बारा उठा गई। सारा नदामत से सांस लेते हुए काम की तरफ आई। मैं कर लूंगी भाभी, आगा मीना शाइस्तगी से बोली। वो सही कह रही है दी, वापस आ जाए, आप उसका काम ही बढ़ाएंगी। सारा बरहमी से पलटी। उसके नालायकी के किस्से सरे बाजार इश्तिहार लगाते महिल ने वहां से खिसकने में ही आफियत जानी। पिछले सहन की हरियाली के गिर्द ऊंचा हिसार था। हिसार से आगे दालान में बने झूले पर बैठी हाजरा ने पैर मोड़े पर रखे थे, जबकि मुलाजमा अंदर कॉफी बना रही थी। आपकी कॉफी? हाजरा ने आंख खोली तो बड़े हाथ अरजान के दिखे थे। सफ़ेद प्लाजो कमीज पर दुपट्टा डाले हुए उसके सिया लंबे बाल एक कंधे पर फैले थे। ऐसे ही तैयार रहा करो, तुम इस घर की बड़ी बेटी की पहली वारिस हो। आज यकीनन उसका आखिरी दिन था। इतनी खुशी के बाद दिल का बंद होना यकीनी था। खाने की मेज पर आमने सामने बैठी सारा महिल को नजरों ही नजरों में अफसोस से देख रही थी। घर की बड़ी बनकर जो उसे यहाँ लाई थी, झूठे मुंह भी उसकी खैरियत ये सहूलत न पूछी थी। वो महिल को क्या कोसती, उसके अपने दामन में छेद था। चावलों की प्लेट में चम्मच चलाते महिल मुंह की सावी बिगाड़ रहा था। वो सुबह देर से बेदार हुआ और जागते ही बाहर निकल गया। पीछे जिसे जिम्मेदारी बनाकर लाया था वो भूखी मरे या अपना बंदोबस्त खुद करे, उसको भूले से भी ख्याल न आया। पुलाव अच्छा बनाया है तुमने, जबरदस्ती मुस्कुराते सारा ने अपने खजाला छुपाना चाही। लेकिन आपके खाने का अंदाज तो कह रहा है कि कुछ खास नहीं लगा। सामने रखा सलाद उठाते उसका अंदाजा सादा सा था। सिया चिकनकारी के जोड़े पर बिना कोई बनाव सिंगार किए वो नई ब्याही के रूप से नाबलद थी। तुम्हें ये तरद्दुद नहीं करना चाहिए था आगा, अभी तुम्हारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ और तुमने हम सबके लिए खाना बना दिया। महिल ने सारा की खुशमिजाजी पर आंखें घुमाई थी। मुझे भूख लगी थी और घर में कुछ था नहीं। आप लोग दोपहर को थके हारे आते तो मैंने सोचा फारिग हूँ, बना देती हूँ। अपनी प्लेट में चावल निकालते उसका अंदाज अब भी आम था। अगली मर्तबा ऐसा हो तो बाहर से मंगवा लेना, यहाँ वैसे भी हर कोई अपनी मर्जी का और अपने वक्त पर खाने का आदी है। खीरा उठाते मीना ने कमफहमी से पहले भाभी को देखा और फिर मियाँ को। लेकिन ताज आंटी तो कहती थी उनके बच्चों में बहुत मिलनसारी है। माहौल में चम्मच चलने की आवाज़ एकदम थमी। अपनी अपनी प्लेट में झांकते सर उस इत्तला पर उठ न पाए। लम्हों का ख्याल था वो माजी की यादों में चले गए, जहाँ उसी मेज़ पर बैठकर खाने की आवाज़ से ज़्यादा गप्पों का शोर होता था। चौखट पर खटखटाहट हुई तो याद का फंसू टूटा। मैं आपसे एक बात पूछूं? माँ के करीब झूले पर गैर आरामदेह से बैठी उसके अंदाज में झिझक थी।
सियाह आंखें हाजरा के कंधे के पार देखने में मसरूर थी। अभी उनमें बाकायदा चेहरे की और देखने की हिम्मत ना थी। क्या मालूम वहां की नफरत अब भी हयात हो। आपने कभी मुझे मुखातिब नहीं किया, लेकिन मैंने दिल ही दिल में आपसे बहुत बातें की हैं, और मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मैंने आज तुम्हें बुलाया क्यों। अरजान दिलदार की निगाह बेइख्तियारी माँ से मिली। वहाँ हर अज़ू सपाट था। हाजरा ने हाथ बढ़ाते हुए उसके सर पर फेरा। अरजान का मौम हुआ दिल पिघल गया। मुझे एहसास हो गया है कि जिनको मैं अपना सगा समझती थी वो इतने सगे हैं नहीं, और जिसे खुदा ने सगी बनाकर भेजा है उसे मैंने किस कदर सौतेला किया हुआ है। अरजान का वजूद इस वक्त हवाओं में था। ममता की चाशनी के सिवा उसे किसी मोहब्बत की ताब ना थी। जुल्म किया है मैंने तुम पर, कोशिश करना कि मेरी माफ़ी आराम से ना हो। बोलते बोलते उसका लहजा बिखरा। अरजान ने तड़प कर माँ का हाथ थामते हुए दोनों हथेलियों में दबाया। माँ उसे क्या जिद लगानी। हाजरा का हाथ अपने गाल तले रखते वो झूले पर पीछे हुई। धीरे धीरे हिलता झूला दूर से आते हुए आफताब की किरणों को देख रहा था। कच्ची पक्की नींद से बेदार बालों का जोड़ा बनाए बरेरा जुजाज अंदर चली आ रही थी। निगाहें मसरूर और चेहरा मुस्कुराता हुआ वो बाकियों से कदरें दूर रखी हुई सरबराही कुर्सी को खींच कर बैठी। सारा की मुख्तसर निगाहों ने उसकी हर हरकत का ताकुब किया। प्लेट में चावल निकालते वो यूं बेनियाज थी जैसे तीनों यहाँ हो ही ना। तुम अपने भाई के साथ कहाँ गई थी। महिल मीना ने सवाल करती भाभी को देखा। नुसरत शहर हेल्थ केयर के रिसर्च सेंटर। तुम्हारा वहाँ क्या काम। बालों की पौनी बांधे उसकी सफ़ेद जुल्फें जाहिर थी। मैंने उनके क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया है। झुके सर के साथ वो निवाला बनाते सबके सर पर बम गिरा गई। जुनैद अंधा है जो तुम्हें छोड़कर किसी और को चुना। कॉफी का घोंट भरते हुए तड़के से बोली। नहीं, उसने मुझ पर एहसान किया है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। ना चाहते हुए भी दिल की बात जुबान पर आई थी, मगर वो उस वक्त इस कदर खुश थी कि परवाह न की। कोई पसंद है। हाजरा ने रुख फेर कर बेटी का आसूदा चेहरा देखा। कैसे मालूम होता है कि आपकी पसंदीदगी की हद शादी है। उसने भी माँ को देखा। जब साथी के तौर पर किसी और का ख्याल दम घोट दे। आपको भी बाबा के वक्त यूं ही अंदाजा हुआ था। धूप की जानिब देखती औरत मुस्कुराई, सवाल अधूरा छोड़ दिया। ये फैसला तुमने किससे पूछ कर लिया है। खाने की मेज पर बिल आखिर महल जिजाज भी बोला था। बेइख्तियारी में उसकी एक कोनी मेज पर आगे झुकी, जबकि दूसरा बाजू मीना की कुर्सी की पुष्ट पर फैला। ये इतना अहम फैसला नहीं था जो मैं काबीना का अजलास बिठाती। रुबैद भाई को पता है और उन्हें कोई एतराज नहीं। इनफैक्ट इस ट्रायल में आने की इल्तिजा भी उन्होंने ही खुद की है। खुशी में बड़े बड़े निवाले निकलती हुई वो फखरिया सीधी हुई थी। रुबैद ने ऐसा कहा है। सारा की लाइल्मी पर बरीरा दब्बा खुद हुई। आपको नहीं मालूम। जब सारा का जवाब ना आया तो बरीरा की हैरत बेयकीनी में बदली। आपको वाकई नहीं इल्म। हमारे मुतालिक कोई भी फैसला करने से पहले रुबैद भाई इस पर आपसे स्टैंप लगवाते हैं। फिर ये कैसे नहीं पता। शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी, आगे पढ़ाई करनी है। हाजरा ने अपना हाथ धीरे से निकाला। अरजान रुख फेरते हुए माँ की जानिब होकर बैठी। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। शौक से पूछा। हाजरा ने कॉफी का खाली कप किनारे की मेज पर रखा। वही जो तुम्हारा फर्ज है। पलटकर अरजान का ताजुब आमेज चेहरा देखा। कंपनी संभालो, अगली चेयरवुमैन बनना तुम्हारा फर्ज है। मोर महल की तीसरी मंजिल पर बैठे कोई झुंड दर झुंड उठे। उनके साए में मौजूद लड़की बुद्ध बनी रही। चेहरे के तासुरात जैसे गोंद से चिपके थे और समाज की हकीकत पर इजहार ना दे पाए। तुम्हें लगता है रुबैद को मैं वर्गलाती हूँ। सारा ने खुद की जानिब उंगली उठाई। वर्गलाना और एहसास ना दिलाना एक ही बात होती है दी। अगर आपने हमारे भाई छीना नहीं है तो उसे कभी हम तक आने का मशवरा भी नहीं दिया। जबले सख्ती से भीजते उसने लब मिलाए। खाने की मेज जंग का मैदान बनी। रुबैद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे मैं रिश्ते निभाना सिखाऊं। अगर उसने तुम तक हाथ नहीं बढ़ाया तो तुम बहन भाई ने भी कभी उसके लिए नहीं सोचा। गुफ्तगू में महिल को भी खींचा। वो जो अब तक एक बाजू मीना की कुर्सी पर टिकाए हुए था, अपने मुतालिक बात पर उकताया। इस मकाम पर कब तक मैं रहूंगी। अब मेरी हड्डियां बूढ़ी हो रही हैं और जहन कमजोर। मेरे बाद वहां किसी को तो बैठना है और सबसे पहला फर्ज तुम्हारा है। बेटी के घुटने पर हाथ रखते अंदाज खुशामदी था। अरजान माँ की बात पर गैर आरामदह हुई। सारे बाल पुष्ट पर डालते हुए उसने माथे पर आती हुई जुल्फों पर हाथ फेरा। आपके बाद वहाँ लाला बैठेंगे। मैंने लाला को जाना है या तुम्हें।
वो जो रुख फेर रही थी ठहर गई, हैरत ज़दा होते हुए माँ की नाखुशगवार तासुरात देखे। मुलाजिम मुलाजिम ही रहता है अरजान, मालिक की जगह नहीं ले सकता। HSK फार्मा के 30% शेयर मेरे हैं। इसके अलावा बानी मैं हूँ, कंपनी मेरी है, 30 साल से चेयरवुमेन मैं हूँ। अब तुम्हारी बारी। आगे होते उसके दोनों हाथ थामे। तुम मालकिन बनना, हजल CEO रहेगा। दबाव डालते अल्फाज खींचे। मगर तुम हिचकिचा क्यों रही हो? अफसोस से कहते उसको सीने से लगाया। अरजान अगर कोई बहाना अखज़ कर रही थी तो जबान से ना निकला। माँ के कंधे पर सर टिकाए उसकी आंखें हैरत से वाह हुई। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। तुम इतनी ज़हीन हो, सब कर भी लोगी। आपको कैसे मालूम मैं ज़हीन हूँ? बेधड़क बोली, आंखें अब भी खुली की खुली थीं। हाजरा मुतमईन सा मुस्कुराई। वो हमसे बड़े थे भाभी। जब हम यतीम हुए वो 18 के थे और मैं महिल 10 और 8 साल के। हमारी परवरिश किसका फर्ज बनती थी? हाथ उठाते बरीरा सर पर उतरी। यतीम अगर तुम दोनों हुए थे तो मरने वाले उसके भी माँ बाप थे। उसका सोचा है कभी? जिंदगी के अहम तरीन मोड़ पर उसे सहारा चाहिए था, मगर उसके दोनों साहिबान भी हट गए और बदले में 2 बेड़ियां भी कदमों में आ गईं। बरेरा के ही अंदाज में बहस करते उसने आईने का अलग रुख दिखाया। आगा मीना पुलाव का बर्तन भरने के लिए कुर्सी से उठी थी। उसकी ये हलचल ही थी जब महिल को अपने फैले हुए बाजू का एहसास हुआ। सिटपटाते हुए अपना हिसार पहलू में गिराते हुए वो कदरे दूर हुआ। क्योंकि मेरा भी तुम जैसा जज्बा था। बीबी जान मेरी भी यूं ही कम उम्री में शादी करवानी चली थी और मैंने लड़ झगड़ कर अपनी मंगनी तोड़वाई थी। खुद से अलहदा करते हुए आंखों में झांका। तुम में और मुझ में एक जैसी चिंगारी है अरजान। झूठ बोलती है बीबी जान कि तुम उनकी जैसी हो, तुम मुझ जैसी हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदत, हर शय मुझ पर गई है। दिलदार का तो एक नुक्श भी तुम पर नहीं आया। अरजान गायब दिमाग रही। अगर कोई उस फर्ज की मरीजा के हल्के भूरे बाल और हल्की भूरी आंखें समेत होठों पर भूरा दिल देखता और फिर मुआवजा के तौर पर बेटी की सियाह आंखें, सियाह जुल्फें और खुरदरे नकुश देखता तो हाजरा की बात पर दिल जमी से हंसता। मैं हाँ करने को तैयार हूँ, अगर आप मेरी कुछ शराइत मान जाएं। हाजरा का चेहरा एकदम खिलखिला उठा। जानिसार होते हुए अरजान का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। आप हर हफ्ते मेरे साथ कहीं घूमने चलेंगी। खाने की मेज पर मेरी कुर्सी आपके साथ लगेगी। मैं आपको बिला धड़क अम्मी कहकर बुलाऊंगी और बोलते बोलते ठहरी। हलक में थूक उतरा। हाजरा मुंतजर रही। और बस? हाजरा कुछ मुतहरिक हुई। बस यही? जी बस यही, आहिस्तेगी से कहा। आप उस कमरे में जाना बंद कर देंगी। ये बात वो बस सोच ही सकी। जबान से कहती तो उसे डर था कहीं औकात से ज़्यादा ना मांग ले। ठीक है, मान लिया कि हम सबकी गलती थी, तो अब गलती दुरुस्त करने का वक्त है। बरीरा ने खंगारते हुए हलक साफ किया और फिर मेज पर मौजूद दोनों को देखा। भाई ने बोला है अगर मैं उनके साथ ट्रायल में हिस्सा लूंगी तो वो बदले में मुझे नौकरी दिलवाएंगे और मेरे मास्टर्स का खर्चा भी उठाएंगे। मीना से ट्रे लेते हुए बरीरा अपनी खुशबख्ती पर मसरूर हुई। इतना झूठ बोलो जितना तुम्हारा बाएं कंधे वाला फरिश्ता भी लिख सके। भाई ने इस्तजाइया सा कहा। मैं सच कह रही हूँ, भाई ने ये सब खुद कहा है। एक ही जुमले में महिल के मुस्कुराते हुए होठ मुड़े। तंज का अगला तीर तैयार करते हुए उसे कहा मालूम था खुद के हाथ जख्मी हो जाएंगे। बरेरा का खुशबाज चेहरा देखते उसका दिल बंजर जमीन हुआ था जिसका तबाहकार उसका सगा भाई था। वो चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें नौकरी पर लगवा सकते हैं। आखिर को इस मुल्क में सिफारिशी तो चलती है। किसी और ने महसूस किया हो या नहीं, मगर महिल का बदगुमान होता हुआ चेहरा मीना ने बखूबी महसूस किया था। बेदिली से लुकमा बनाते हुए वो सबसे चेहरा फेरे हुए खाने लगा। वैसे दी बड़ी बात है, आज आपने खाना नहीं जलाया। पुलाव नोश करते हुए बरीरा का अंदाज खालिश था। सारा ने झेप कर उसे देखा था। मीना ने नंद को दुरुस्त न किया। कुछ देर तक वहां बैठे रहने के बाद महिल उठकर चला गया। ताजमीना के मिलनसार औलादों में जहन हम आहंगी बस इधर ही तक थी। ज्यादा देर साथ बैठते हैं तो घर की बुनियादें दहल जाती। खरसंदा खावर का रिवायत से बंधा खानदान अरसे बाद यूं इकट्ठे जमा था। अपने ट्रायल की कामयाबी पर हसन बड़े दिनों बाद शेरवान आया था। नैना भी आज दोपहर को लौटी थी और हैरत अंगेज तौर पर ज़ुएब नैन भी मौजूद था। लेकिन इस सबसे बालातर जो बात मौर महल के दीवारों से लेकर मुलाजमीन छोड़ो वह रिहायशीन के लिए भी गैर यकीनी बनी हुई थी, वो थी आज तुमने क्या बनाया है अरजान। हाजरा और अरजान का यूं शाना बशाना बैठना मेज पर आती अनवान इकसाम की अशिया का जायजा करते हाजरा ने अपनायत से साथ बैठी हुई औलाद का पूछा।
مجھے تو کوکنگ نہیں آتی امی، اگر آپ کہتی ہیں تو سیکھ لوں۔ ابتدائی ندامت یکدم ہی امید میں بدلی۔ حاضرہ نے فوراً انکار میں گردن ہلائی۔ کیا ضرورت ہے، مجھے بھی نہیں آتی، پر دیکھو اتنی کامیاب ہوں کہ نوکروں کی فوج سے ایک وقت پہ بیشتر کھانے بنوا لوں۔ کندھوں پر پھیلی ہوئی چادر درست کرتے نازکی سے کہا۔ ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی نینا تذبذب سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے سرخ بال تازہ تازہ گہرے ہوئے تھے۔ مغرب کے اندھیروں میں آنگن کی بتیاں روشن تھیں۔ یہ قیامت کی نشانی صرف مجھے ہی نظر آ رہی ہے یا تم دونوں بھی مسلمان ہو؟ بہن اور بھانجی سے نظر ہٹاتے نینا کھاور نے بیٹوں سے پوچھا۔ ہم تو شروع سے مسلمان تھے، البتہ آپ پر شک تھا جو اب دور ہو گیا۔ دائرہ اسلام میں شامل ہونے پر آپ کو مبارک، حضل اپنی ازلی انداز میں بولا۔ اس کے ساتھ بیٹھے زویب کی ہنسی چھوٹی۔ لبوں پر ہاتھ رکھتے حضل کے بڑے ہاتھ پر تالی ماری۔ کہہ کون رہا ہے جس نے آخری نماز باپ کے جنازے پر پڑھی تھی؟ حاضرہ نے حصہ لیتے ہوئے تمسکر سے کہا۔ کم از کم مجھے اپنے باپ کا جنازہ تو نصیب ہوا تھا خالہ، آپ تو اس سے بھی محروم ہیں۔ حاضرہ کی مسکان لمحے بھر میں غائب ہوئی۔ کرسی پر آرام دہ سے بیٹھے نینا نے حاضرہ جلیل کے سپاٹ تاثر سے حص اٹھایا۔ اور ڈالو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ۔ جنازہ تو آپ کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا نینا، مردہ جسم کے بجائے صرف راکھ ملی تھی۔ نینا کی ہنسی رکی تو حضل کی بات پر حاضرہ دل کھول کر خوش ہوئی تھی۔ جب سارا کھانا سج گیا تو تشتری اٹھائے دو ملازمین قریب سے نکلے تھے۔ ان کی دوسری منزل کو جاتے ہوئے قدم جانچتے ہوئے حضل نے وہیں سے ہانک لگائی۔ یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ دونوں کم عمر لڑکیاں بیک وقت پلٹی۔ بی بی جان نے کہا ہے وہ آج کھانا نیچے نہیں کھائیں گی، ان کے کمرے میں لے آؤ۔ جہاں اولاد نے ماں کے فیصلے پر آنکھیں گھمائی تھیں، وہیں اولاد کی اولاد فکر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حاضرہ اور نینا ان تینوں کی پھرتیاں دیکھ کر دمبا خود رہ گئیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سرمئی کھلے پاجامے شرٹ والا زویب آگے آیا۔ دوپہر تک تو بالکل ٹھیک تھی، میں نے خود انہیں فصلوں سے آئے ہوئے حساب کتاب پر منشی کے ساتھ صلح کرتے دیکھا تھا۔ سفید پلازو قمیض والی ارزان بھی ساتھ آئی۔ تم لوگ بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے حضل نے ملازمین سے برتن لیے۔ باقی دونوں نے اس کی مدد کو ہاتھ آگے کیے تھے جب اس نے زینے پر پاؤں رکھا۔ ارزان تم رہنے دو، ہم سب کو معلوم ہے ان کی حالت تمہاری منگنی کی خبر سے ہوئی ہے، یہ نہ ہو تم پر غصہ اتار دیں۔ ارزان کے ہاتھ مارے عاجزی کے پیچھے ہوئے۔ اور تم بھی نیچے رہو زویب، تمہیں دیکھ لیا تو زرلش کے بارے میں اپنے اندازوں کی سچائی جتا کر تمہیں نیچے دکھائیں گی۔ سراسیمہ سی کیفیت میں زویب کے قدم بھی پلٹ گئے تھے۔ ایک گہری نگاہ اپنے خلاؤ کی پشت پر ڈالتے ہوئے وہ زینے پھلانگتا ہوا اوپر آیا تھا۔ ہلکے وہاں دروازے کے باہر رکتے ہوئے حضل نے دستک دی اور پھر خود ہی اندر آ گیا۔ خرسندہ جو غالباً ملازمین کے آس میں سیدھا ہو کر بیٹھی تھی، دروازے سے اندر آتے ہوئے نواسے کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ خاکی کڑھائی والی شال لیے وہ مئی میں بھی کھیس ٹانگوں پر ڈالے ہوئے نیم دراز تھی۔ یہ کھانا ادھر رکھ دیں اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر جائیے گا۔ حضرت سامیہ نے سر ہلایا۔ پلٹتے دروازے چوکھٹ سے ملائے اور پھر کمرے میں رکھی ہوئی چوکی کو کھینچ کر بستر تک لایا۔ کھانے کے برتن نانی کی گود میں دھرتے ہوئے وہ خود اس چھوٹے تخت پر بیٹھا۔ خشک ہوتے ہوئے لبوں سے سانس اندر کھینچتے خرسندہ تکیوں کے سہارے بیٹھے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی بیٹے، جا کر کھانا کھا لیں۔ سبز آنکھوں والی عورت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کھا لیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے وہ تخت سے اٹھا اور بستر پر چڑھتے ہوئے نانی کے مقابل بیٹھا۔ کپڑے میں رکھی ہوئی روٹیاں نکال کر ایک ٹکڑا بناتے ہوئے اس نے بڑے گوشت کے شوربے میں ڈبویا۔ یہ میرا پرہیزی کھانا ہے حضل، اس میں آپ کو ذائقہ نہیں آئے گا۔ حضل نے بنا رکے اگلا نوالا بنایا۔ آپ کی مخصوص چیزیں میرے لیے کسی تبرک سے کم نہیں بی بی جان۔ نوالا بناتے خرسندہ کی طرف بڑھایا۔ چٹانوں کے حوصلے اور سنجیدہ تاثرات والی عورت کی آنکھیں اس وقت لبالب پانی سے بھر گئیں۔ نوالا کھاتے اس کے ہاتھ لرزے اور لبوں میں کپکپاہٹ ہوئی۔ ہچکی بھرتے خرسندہ نے چہرہ کنگن سے لیس ہاتھوں میں چھپایا۔ بغیر کسی وضاحت یا صلاح کے حضل نے آگے بڑھتے ہوئے نانی کے گرد بازو پھیلایا اور اس کے سفید زلفوں پر لب رکھتے ہوئے ہلکی سی تھپکیاں دی۔ میں تھک چکی ہوں حضل، مجھ میں اب ذمہ داریوں کو اٹھانے کا بوجھ نہیں، میں مزید یہ احسان نہیں نبھا سکتی۔ جھری زدہ چہرے کے آنسو پوچھتے وہ اس ذمہ داری اور احسان دونوں سے واقف تھا۔ وہ اپنی نانی کا ہم راز تھا، ان کی بیشتر نامکمل خواہشات اور خاموش آنسوؤں کا محرم۔ کھاور نے کہا تھا ان کے خاندان کو جوڑے رکھنا، ان کی بہنوں کا خیال رکھنا، جیسے مشکل وقت میں انہوں نے میری مدد کی تھی ویسے ہی ہر گھڑی مہر محل کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے رکھو۔ لیکن میں کیسے کروں جب انہیں بہنوں کی اولادیں میری اولادوں کا دل دکھاتی ہیں
उनके हक तलफी करती हैं। मैं माँ हूँ, मुझे तो औलाद और अजियत के दरमियान दीवार होना चाहिए, फिर ये मुआशरा क्यों मेरे औलाद के दरमियान दीवार बन जाता है? ग्लोगिरी लहजे में शिकवा करती उसके अश्क हसल का कंधा गीला कर रहे थे, जो बगैर हिस्सत के उन्हें समेट रहा था। आपको किसने कहा है दरवाजे खुले रखें? आपको कौन कहता है मुआशरे को जीतने दें? पहले आप औलाद के लिए 9 माह की सख्ती झेलें और फिर मुआशरे की खातिर तमाम उम्र उसी औलाद को किनारे से लगाए रखें। ये कहाँ का इंसाफ है बीबी जान? अपनी माओ के साथ होने वाली ज्यादती का कुछ कुछ ऐनी गवाह वो भी था। उसकी पैदाइश के लंबे अरसे तक खावर की कुछ गैर शादीशुदा बहनें मौर महल में रहती थीं। हसल 3 साल का था जब खरसंदा के ससुराल और सास का आगे पीछे इंतकाल हुआ। छोटे नाना ने जो कुछ आपके लिए किया वो ऐसा नहीं हक था, और उस हक से 10 गुना ज़्यादा आप लौटा चुकी हैं। पूरी जवानी आपने उनकी माँ बाप और बहनों को दे डाली। अपनी बेटियां तो रही सही बड़ी हो गई, और अब बुढ़ापे का ज़्यादा हिस्सा भी आप ससुराल के नाम कर चुकी हैं। हसल ने मुतानत से बूढ़ी औरत को समझाना चाहा। उम्र के जिस हिस्से में खरसंदा थी अब बात समझने समझाने से बढ़ चुकी थी। आपको नहीं मालूम हसल कि यह ख्याल किस कदर खौफनाक है कि अगर रोज़े महशर खबर ने मुझसे पूछा मैंने उनसे किए अहद को क्यों नहीं निभाए थे तो क्या होगा? खुदा के यहाँ मेरी कैसी सख्त पकड़ होगी। तने जबले लिए हसल के बस में ना था। माँ की माँ को झिंझोड़ कर अकल के 4 लफ्ज़ देता। रिवायत पसंद औरत जिद्दत के ज़माने में सांस लेते हुए भी दिल से मुर्दा थी। ठीक है ये आपका अमलनामा, मगर आप अरजान को इस सब में क्यों घसीट रही हैं? वो क्यों पिछली नस्ल के कसों में भेड़ चढ़े? जिंदा को दूर करते हुए उसने नापसंदीदगी से इस्तफसार किया। क्या आपको नहीं मालूम वो जुनैद की बेवफाई से कितनी खुश है? उंगली से अंगूठी निकल जाने से उसका सांस खुल गया है। इतना खुश मैंने उसे 3 साल में नहीं देखा जितना 3 दिन में देख लिया है। रोई रोई आंखें लिए खरसंदा चंद सानिये निवासी का मुतमईन चेहरा देखती रही। खाने के बर्तन खींचते वो अब दोबारा निवाला बनाने के मशगले में सरगर्म हुआ। उनकी खुशी की वजह उनकी माँ है हसल। किसी को भी हिज्र के बाद वसाल मिलेगा तो वो यूं ही खुश होगा। सर हिलाते उसने निवाला नानी की जानी बढ़ाया। खाने के बजाय धानी आंखें वहशत में डूबी उसे देखती रहीं। वो उसे कंपनी में खुद की जगह बिठाना चाहती हैं। ये उसकी मोहब्बत नहीं मजबूरी है। हसल सामियान की मुस्कान लबों पर ही बेबस रह गई थी। निवाले वाला हाथ भी हवा में महक रहा। अदसों की मौजूदगी में भी हसल के आंखों में आती पेचीदगी छुपी न थी। हाजरा ने आज तक मुझे सुख नहीं दिया। खानदान में मंगनी तोड़ी, अपनी मर्जी से पढ़ाई की और जिंदगी गुजारी, फिर शोहर भी मनपसंद अपनाया, और जब से बेवा हुई है नाक में दम किए हुए हैं। सोचा था उसने सुख नहीं दिया तो उसकी औलाद ही खुश कर देगी, मगर वो तो। सर झटकते उमर रसीदा औरत पश्तों में कुछ बड़बड़ाई। हसल सोचकर कैफियत में रोटी सालन में डुबोता गया। ये आपकी जगह है जहाँ वो अपनी बेटी को बिठाना चाहती हैं। अगर 12 साल पहले आप उसका बोझ न संभालते तो दिवालिया निकला होता। मेहनत करें आप, कमर तोड़े आप, और कुर्सी पर राज करे कोई और। वो उसकी वारिस है बीबी जान। आसूदगी से बोलते हुए वो बेवजह ही मुस्कुराया। खरसंदा के भड़के हुए शिकवों में वक्फा आया। माँ बाप की विरासत पर पहला हक औलाद का होता है, और हाजरा खाला की औलाद अर्जानदार है। यूँ तो आपका भी हक बनता है। आपके बाप को मिली विरासत में आपका हिस्सा, और शाजीना का हिस्सा भी आपका। हसल गर्दन झटकते लुत्फ से हंसा। जो बाप का था वो मरने से पहले लौटा गए। जो माँ को मिला वो सोतेला खून होने के नाते जितना आता है उससे दुगना मेरे खुद के असासे हैं। खरसंदा की वजाहत दम तोड़ गई थी, मगर हसल की बात अब भी बाकी थी। रही बात मेरे अजर की, तो मैं सहारों के बगैर चलता हूँ बीबी जान। मुझे शराकत दारी नहीं पसंद, तभी अपने बाप के हारे हुए शेयर मेहनत की समर पर खरीद लिए। आप हुक्म करें, अगले 10 सालों में ऐसी 10 कंपनियां तनहा खड़ी कर दूं। मुस्कुराते उसने खरसंदा की आंखों में झांका। नवासे की नजरों में सिवाय इत्मीनान और यकीन के जमाना शनास को कुछ न दिखा। आपको उसने इतना अरसा बतौर अपनी बेटी का अमीन इस्तेमाल किया है। आहिस्तेगी से शिकवा किया। मैंने इतना अरसा खुद की सल्तनत वसी की है। अपने हथियार गिराते खरसंदा खावर ने हार मान ली। वो लड़का पैदा होते ही उसकी गोद में आया था। खिलाते खिलाते खरसंदा ने उसको जो असबाक सिखाए थे वो आदमी आज वही उसके आगे दोहरा रहा था। खाने के बर्तन खींचकर आगे करते हुए खाके दुपट्टे वाली ने उसे अलमारी से दवाई निकालने का बोला। अब ये जुनैद का किस्सा आप ख़त्म कर दें। अगर अरजान की शादी वाकई आपके लिए सफ़े अव्वल है तो मेरी नज़र में 2-3 अच्छे रिश्ते हैं। कहें तो बात चलाऊं? नाम न लें उसका। मेरी तरफ से दोनों माँ बेटी दोज़ख में जाएं। नखवत से कहते हुए उसने बाकायदा दोनों हाथ उठाते हुए उन्हें जहन्नम रसीद किया।
नानी के अंदाज पर हंसल गर्दन फेंक कर हंसा था। नीम व चौखट से आती हुई खिलखिलाहटें और पश्तों में होती हुई गुफ्तगू राहदारी तक आ रही थी। उसी राहदारी में खड़े हुए चीता प्रिंट के 2 जूते सर से पांव तक बर्फ थे। चीता प्रिंट की मैक्सी, हीरो का हार और सुर्ख छोटे बालों वाली नैना खावर छुपकर सुनने की आदत से मजबूर आज समाते कोर नारे कल्ब से रोशनास करवा चुकी थी। लफ्जों का जहर कतरा कतरा उसके रगों में फैलता खून का हिस्सा बन रहा था और वो इस सब के आगे बेखबरी में घुटने टेक चुकी थी। सर से पैर तक गुस्से से लरसते हुए वो एक झटके से पलटी और धप धप सीढ़ियां उतरते आंगन से निकल गई। यकीनन जब तक आग ठंडी नहीं पड़ जाती वो घर नहीं लौटेगी। वैसे मुझे काफी हैरत हुई है ये देखकर कि तुमने सबका सोच कर खाना पकाया। तेज हवाओं से दिल बर्दाश्त होते हुए आगा मीना गुस्से से खिड़की की पट मिला रही थी। जब कमरे में दाखिल होता महिल उससे मुखातिब हुआ। लड़की की सभी पैसानी पर आए हुए बल मिटे नहीं, हल्के जरूर हुए थे। उस दिन कब्रिस्तान से वापसी पर जो तुमने बात की थी, मुझे तो लगा था तुम शायद यहाँ एडजस्ट भी न कर पाओ, मगर मैं गलत था। बिस्तर के नीचे मौजूद अपने जूते निकालते वो उससे पुष्ट किए बोल रहा था। तुम लोगों ने मुझे अपने घर में जगह दी है, इतना तो मैं कर ही सकती थी। अब वो कोई किताब उठाए बिस्तर की पाती से टेक लगाए हुए बैठ रही थी। ये तुम्हारा भी घर है आगा मीना, और अभी तुम्हें यहाँ आए हुए 2 दिन ही हुए हैं, किचन में जाने की जरूरत नहीं थी। वो बस मुस्कुराई, बोली कुछ भी नहीं। कुछ देर वो कमरे से बाहर रहा और धुले धुलाए चेहरे के साथ गोल गले वाली शर्ट और रफ जींस पहनकर अंदर आया। बिस्तर पर बैठकर जूते के तस्मे बांधते मीना उसके हरकत देख रही थी। अंदर ही अंदर बरहम भी हो रही थी। ये फिर कहीं बाहर जा रहा है क्या इस वक्त? अभी थोड़ी देर पहले तो ये आया था। पूछूं इससे कहीं जा रहा है या नहीं, आखिर शोहर है मेरा। अभी नहीं पूछा, और अगर किसी ने मुझसे बाद में पूछ लिया तो क्या कहूंगी? लेकिन इसका कौन पूछेगा, घर का सबसे निकम्मा लड़का है। मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के पास। 90 तोले लहजे में बाल संवारते हुए उसने इतला दी थी। जलती कुर्ती मीना ठिठकी, और फिर जब यकीन आ गया ये इतला उसी के लिए थी तो ऐनक दुरुस्त करते हुए धीरे से अच्छा कहा। चेहरा किताब से छुपाते हुए उसने खिफत छुपाई। इसको कैसे मालूम कि मैं ये सोच रही हूँ? कमरे में आगे पीछे होते वो खुदा जाने क्या ढूंढ रहा था। कौन अखियों से वो किताब में मनहम एक बीवी को भी देख रहा था। जहन में ख्यालात का रेला उमड़ कर सुकून को बहाए जा रहा था। बता दूं क्या ढूंढ रहा हूँ? नहीं, अगर आगे से इसने कह दिया मुझे क्यों बता रहे हो तब क्या बोलूँगा? बीवी है मेरी, भला मेरी चीज़ों का पता ही होगा किधर है। वो इतनी बेजार है तुमसे, ये तक नहीं पूछ रही कि किन दोस्तों के साथ जा रहे हो। मदद करेगी ना तुम्हारी। क्या ढूंढ रहे हो? कंप्यूटर टेबल पर रखी हुई अशिया बिगाड़ता हुआ मर्द ठिठका। आवाज पर गर्दन फेरी तो मीना किताब छोड़े हुए उसे ही देख रही थी। अचानक मुखातिब होने पर पल भर को तो समझ न आया क्या कहे। मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही, तुमने कहीं देखी है? नीचे डाइनिंग टेबल पर रखी थी तुमने। मीना की आवाज पर उसकी सोच का तसलसल टूटा, वरना उस आदमी ने यही सर में खाक डालते बैठ जाना था। तुम्हें कुछ चाहिए बाहर से? मीना ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं देर से आऊँगा, मीना ने बस हूँ कहा। मैंने दोस्तों को ट्रीट दी है। दोबारा बस सर हिलाया गया। नाराज हो? इस बात पर औरत ने झटके से सर उठाया। मैं क्यों होने लगी नाराज? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम बात नहीं करना चाहती। महिल ने कंधे उचकाए। हाँ हूँ मैं नाराज। मेरी जिम्मेदारी का सुनकर ही तुम्हें अपनी गुर्बत याद आ गई थी, और अब दोस्तों की बारी पर तुम कैसे पैसे लगाने को तैयार बैठे हो। मैं इस घर में नहीं आई हूँ और तुम सब मुझे अकेला चौकीदारी के लिए छोड़ जाते हो। अगर मेरे आगे पीछे कोई नहीं तो इसका ये मतलब है कि तुम मुझे यूं गैर जरूरी समझोगे। ये सिर्फ वो सोच सकी, जवाबन बोली तो बस। नहीं हूँ नाराज। अगले जुमा को हमारी दावत रखी है। तुमने समत को देखा था ना, उसकी चाची के घर। दरअसल वो यतीम है, उसके चाचा चाची ही उसे पालते हैं। दरवाजे पर टंगी हुई जैकेट से अपना सामान निकालते हुए वो अब अपनी झिझक जाहिर करने के लिए मजीद बोल रहा था, जबकि मीना की नजरें गहरी उसी पर जमी थी। क्या मतलब देर से आऊँगा? शादी हो गई है, इसे अब जल्दी घर आना चाहिए। मना कर दूँ? नहीं, ये ना सोचें मैं इसकी आज़ादी पर रोक टोक कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों से तो झगड़ा चल रहा है इसका। फिर किधर? मैं क्यों पूछूं? अगर आगे से इसने कह दिया काम से काम रखो तब। सामान जेब में उड़सते हुए महिल का हाथ हैंडल तक गया। मैं समत के साथ। कहाँ जा रहे हो? बेक वक्त दोनों बोले और एक ही साथ दोनों के जुमले बीच में रुके। जल्दी आ जाऊं क्या? अच्छा जाओ। दोबारा शुरुआत की, इख्तिताम वही हुआ।
इस बार जहाँ मीना के चेहरे पर शर्मिंदगी फैलते उसे किताब पर झुकने के लिए मजबूर कर गई, वहीं महिल के चेहरे पर आती मुस्कान ने उससे गर्दन झुकवा दी। कल हम तुम्हारी सारी किताबों को भी ठिकाने लगाते हैं। मीना को जो भारी बस्ता था उसमें किताबें ही किताबें थीं। हैरत अंगेज तौर पर सब नॉन फिक्शन और उसकी तालीम से बिल्कुल हटकर। दरवाज़ा बंद करने के बीच फी अमानिल्ला कहते हैं वो निकल गया। पीछे बैठी मीना ने हाथों में चेहरा ढक लिया। शादी को 3 दिन नहीं हुए थे और वो अभी से बेवकूफ़ियाँ कर रही थी। लेवाने, पागल कहीं की। 2 हद से ज़्यादा सोचने वाले कम हिम्मत लोगों की शादी का शायद यही हकीकी रूप था। एक जो बातें दिल में रखकर कुल्लाती थी और एक जो इधर उधर की सारी कहकर मुद्दे पर आने से झिझक पड़ता था। कमरे के चक्कर काटते काटते सारा बिनते सलमान के पाँव शल होने को आए थे। तशवीश थी कि अगर यही चक्कर कुछ देर मजीद बरकरार रहे तो उसकी टांगें अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। कमरे के वश में ठहरते हुए उसने लोहे की बनी हुई रिवायती अलमारी खोली, कपड़ों तले छुपे सफ़ेद बोर्ड उठाया और उसकी नजर सानी करते हुए खुद को हालात की संगीनी का एहसास दिलाया। जब से रुबैद हरिपुर के दौरे से वापस आया था, जैसे जिस्म हाजिर था मगर दिमाग नहीं। सारा रुबैद को जानती थी, वो कभी भी दूसरे की राय, अहकाम या सबूत पर यकीन नहीं करता था। वो आदमी कुछ भी हो सकता था मगर कानों का कच्चा नहीं। बोर्ड वापस रखते हुए फिक्रमंदी से बालों में हाथ फेरा। आखिर वो बरेरा को ट्रायल में जाने से कैसे रोके? रुबैद उसे खटक रहा था। जिन बातों को वो बुनियाद बनाई थी वो दूसरों के लिए बहाने थे। कुछ सोचकर उसने बिस्तर पर धरा हुआ क्रीम दुपट्टा उठाया, ऊपर जाने की नीयत से निकली। जब बरेरा उसे दालान के चौड़े जीनों पर बैठे मिली, चाय का कप थामे वो मुस्कुराते हुए हैंड फ्री लगाई हुई थी। अपनी असली संजीदगी और बेनियाजी में आते सारा उसके साथ बैठी। झिंगुर की आवाज़ में पीछे लगी ट्यूबलाइट के फ्यूज़ का भी शोर शामिल होता रहा। तो तुमने फैसला कर लिया है? हाथों को मिलाते गोद में रखे वो सर उठाए हुए बरीरा के अंदाज में बैठी थी। एक ट्रायल ही तो है भाभी, अपनी चाय सारा को पूछती जिसने गर्दन नफी में हिलाई। तुम ट्रायल की नौयत भी जानती हो? एक ड्रग जो अब तक आवाम के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं आई थी, उसे कानूनी तौर पर तुम पर आजमाया जा रहा है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सोचा है तुमने? अपनी सेहत देखी है बरीरा? इसके बावजूद भी तुम दूसरी दवाइयों को खुद पर आजमाने दोगी? चाहकर भी वो अपनी असली नापसंदीदगी ढांप न सकी थी। ये क्या सेहत सेहत का रोना लगाया हुआ है? मैं क्या खुदा न खास्ता किसी जानलेवा मर्ज में मुब्तला हूँ या मेरे दिन गिने जा चुके हैं? आप लोगों की इसी सोच की वजह से मैं बेजार हूँ। हमेशा मुझे बॉस की तरह समझा है आप सब ने, और आज मैं कुछ अपने मुस्तकबिल के लिए करने जा रही हूँ तो उसमें भी इख्तिलाफ है। वो जो दिल में आता था जबान के जरिए फौरन उगलती थी। तुम्हें रुबैद नौकरी पर रखवा तो रहा है, वो कर लो, मगर 24 घंटे 20 दिन के लिए घर से दूर रहना सेफ नहीं बरीरा। तरह तरह के खतरात होते हैं ट्रायल में। चांदनी से दूर बैठी हुई लड़कियों में से एक ने जोर दिया था। जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या मैं उनकी मदद नहीं कर सकती? एक दरख्वास्त ही तो की है उन्होंने। वो तुम्हें खाई में गिरा रहे हैं और तुम भी भाई की मोहब्बत में कूदने को तैयार हो। पूछो उससे, अगर वो इतना ही सगा है तो अपनी बहन को खतरे में डाल क्यों रहा है? दुनिया में इतने लोग हैं, किसी और पर तजर्बा करें, क्या उसे तुम ही मिली हो? बरेरा चंद पल भाभी को देखती रही। इस दुनिया में कुछ भी गैर मशरूत नहीं है दी। भाई ने भले ही मुझे बोला है कि मैं इनकार कर सकती हूँ, मगर मुझे उनके एहसान सिर्फ आज या कल के लिए नहीं, पूरी उम्र के लिए चाहिए। ऐसे में मुझे उनकी मदद करनी होगी। अपनों की मदद एहसान नहीं होती बरेरा, बचपन से तो यही देखते आए हैं। बर्दाश्त की कच्ची औरत कितनी ही देर खुद पर काबू रखती। खाली कप उठाते हुए उसने हैंड फ्री खींचकर और बिभरते डग भरती हुई अंदर आई। सारा को समझ न आया उस ब्रेन वॉश हुई बहन तक अपना मुद्दा कैसे पेश करें, तो उसने मुद्दा ही बदल डाला। तुम सिर्फ अपना क्यों सोचती हो बरीरा? मैं, महिल, रुबैद, कोई भी घर नहीं होता। तुम भी चली जाओगी तो आगा बेचारी का क्या कसूर कि सुबह शाम अकेले दीवारें देखें? गंदे कप को सिंक में रखते हुए सारा उसके रास्ते में आई। आपको किसने कह दिया कि मैं घर बैठूंगी? आवाज़ पर दोनों ने बेवक्त छोटे सहन में नजर डाली थी। 2-3 कपड़े उठाए आगा उन ख्वातीन की तरफ बढ़ी। यहाँ आने से पहले मैंने कुछ अस्पतालों में रेजिडेंसी के लिए दस्तावेज भिजवाए थे। एक की जानिब से इंटरव्यू का कॉल आई थी और मैंने पास कर लिया है। अगले हफ्ते मेरी ज्वाइनिंग है। तो ये साबित हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक दूसरे के मुतालिक बिल्कुल बेखबर है, और खबरदार करने की घड़ी तब आती है जब पानी सर को ऐन छूने के करीब पहुंच जाए। सारा और बरीरा ने बारी बारी एक दूसरे को देखा। किस हॉस्पिटल में? सारा ने पहल की। नुसरत शहीर हेल्थ केयर। अगर पिछली खबर झटका थी तो अगली खबर बंदिश।
सारा का चेहरा सपाट हुआ, जबकि उसके मुकाबले बरीरा एकदम ही जोश में आई थी। मरजान शहीर का अस्पताल? बरीरा किसी ट्रांस में बोली। कौन मरजान शहीर? सारा की लाइल्मी उस मदा के दिल पर लगी। एक तो भाभी आप पता नहीं किस पत्थर के नीचे से निकली हैं। नफ्सियात की इतनी मशहूर डॉक्टर है वो। मुल्क के आधे अमरा उसी के पास इलाज के लिए आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी आई थी एक बार। बोलते बोलते मीना के हाथ थामे थे। वाह क्या इत्तेफाक है, मैं वहां पर रहूंगी और तुम वही नौकरी कर रही हो। ले भाभी, आपका मसला हल हो गया। खानदान का एक और फर्द भी वही है। अब मेरे एहतियात की क्या फिक्र। इस वक्त शुक्रगुजारी मनाते वो कल रात की मिन्नत समाजत करने वाली बरीरा से यकसर मुख्तलिफ थी। तुम सख्त सिक्योरिटी में होंगी, मीना तुम्हारे लिए नहीं आ सकेगी। सारा का बदगुमान अंदाज बरीरा के लिए नया ना था। उसकी मुस्कान फीकी पड़ी। मैं कौन सा दुश्मन कौम की कैद में जा रही हूँ दी। ये ना भी हो तो मेरा भाई होगा। तुम्हारा भाई ही तो हकीकी मसला है। जुमले को जबान पर दबाते हुए सारा ने तासुरात के जरिए इजहार किया। आंखों ही आंखों में लिखी गुजारिश जिसके लिए थी, उसके बजाय मदसात औरत ने बोझ ली। कोई परेशानी है क्या भाभी? मीना का लहजा जज्बात से आदी था। गहरा सांस भरते कंधे पीछे खींचते सारा ने नहीं कहा। उसका इनकार इस कदर शिकस्ता थे कि अगला यकीन करे तो मुनकिर। अपनी माँ के कमरे में जाती हुई औरत के पीछे से बरीरा ने पुकारा, भाभी वो ताज मामा का कमरा है। बिना जवाब दिए सारा कमरे में ओझल हो गई थी। उसकी ये खामोशी बरीरा को गुस्से की मानिंद लगी। इतने माह में दी ताज मामा के कमरे से दूर रही हैं। यकीनन बच्चे वाली बात पर उनके और भाई के दरमियान झगड़ा हुआ है। मैंने मना भी किया था कि झूठ मत बोले। ऊपर जाते यही ख्याल बरीरा का सुकून डसता रहा। मौर महल का ये आलीशान कमरा अरसा बाद आबाद हुआ था। लकड़ी के फर्श समेत सब्ज वॉलपेपर की दीवारों के वस्त में जहाजी बिस्तर था, जिसके दाएं तरफ गुसल खाने का दरवाजा और बाएं सिमत वार्डरोब की राह थी। बुलंदो बालक खिड़कियों के सफेद पर्दे फर्श को छूते थे और उनसे आती हुई सुबह की रोशनी कुछ कुछ कमरे में फैली थी। क्या इस ट्रायल में रुबैद की बहन को शामिल करना जरूरी है? सिंगार गाह में लगे हुए शीशे के सामने खड़ा हुआ हसल अपनी मसरूफियत में था। आंखों तले सुनहरी आई मास्क लगाए हुए वो अपने गीले बाल सुखा रहा था। हेयर ड्रायर की ऊंची आवाज के बीच चौखट पर खड़े हुए जोएब को कदर ऊंची आवाज में कहना पड़ा, हमारी दुश्मनी रुबैद से है, ऐसे में उसकी बहन को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत। चूहे को बिल से निकालने के लिए चारा डालना जरूरी है और यहाँ पर चारे का काम उसकी बहन करेगी। सिया बाथरोब पहने हुए मर्द ने बालों पर आखिरी निगाह डाली। गुस्ली पोर्श के एन सीने पर उसके नाम के हिंद से दर्ज थे HSK। लेकिन वो कमजोर बेजरर सी है लाला। हमने कौन सा उससे हल जितवाना है। ज़ुएब ने इख्तलाफ करने को दोबारा मुंह खोला। अगर तुम्हें पसंद आ गई है तो साफ साफ कह दो, इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। बगैर दरवाजे वाली चौखट के साथ कंधा जोड़कर खड़े हुए ज़ुएब के तासुरात सख्त हुए थे। मेरी जिंदगी में आने वाली औरत सिर्फ एक थी, वो नहीं तो कोई नहीं। मुतासिर होते हजल ने भवें उचकाई। ये भी सही है, वैसे भी जब तक तुम अपने बिगड़े हुए चेहरे का कुछ नहीं करते, किस लड़की का छूने का दिल चाहेगा। कराहत से नाक चढ़ाते उसने हाथ लंबा करते हुए भाई का शाना थपका। तो क्या आपकी तरह ये जनाना हरकत शुरू कर दूं? उसके तंज में झिझक थी। जिस्म रब की अमानत है और उसका ख्याल ना रखना यानी अमानत में खयानत करना है। खयानतकारी का गुनाह नहीं जानते क्या? वह कतार दर कतार टंगे कपड़ों की सिमत आया। और वैसे भी मेरी जिंदगी कैमरे के आगे गुजरती है, बेऐब देखना मेरी मजबूरी है। मजबूरी है या जुनून? ज़ुएब बस सोच ही सका। उसका रद्द अमल जाने बगैर सनतकार ने गुफ्तगू का सिलसिला घुमा दिया। हम उसकी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अपने पास रखकर रुबैद पर जोर डालेंगे। उसकी बीवी का क्या? मेरा ख्याल है वो औरत यकीनन नुस्खे की मौजूदगी के मुतालिक कुछ न कुछ जानती होगी। सफ़ेद कोट निकालते हसल आईने के सामने आया। उस एनाबेल की सगी बहन को अभी हमसे दूर ही रखो। टेढ़ी औरत है, आंखों से ही बंदा निकल देती है। सारा से हुई मुलाकात याद आने पर हजल ने झुरझुरी ली थी। पीछे खड़ा ज़ुएब ज़ेरे मुस्कुराया। हजल सामियान और किसी औरत से हिचकिचा रहा है? हिचकिचा नहीं रहा, बस दुरुस्त मौके के इंतजार में हूँ। ताक कर वार करूंगा, बिच्छू हूँ, फितरत से मजबूर नहीं। कोट के साथ शर्ट मुंतखब करते वो खुद पसंदी से मुस्कुराया। मुकाबिल उसका मदा था, तौसीफ ना भी करता तो निगाहों में आता तहीर सब बयान कर देता। उसके घर से कुछ मिला? अभी तक तो नहीं, 2 दिन बाद दोबारा तलाशी करने जाऊंगा जब उसकी बीवी एनिवर्सरी के लिए निकलेगी। हसल के मास्क हटाती उंगलियां ठहरी, शीशे में ही दिखते अक्स से मुखातिब हुआ।
कौन सी एनिवर्सरी? अपने गुमान को दबाते पूछा। सारा और रुबैद की वेडिंग एनिवर्सरी परसों है, 4 जून। हसल ने आईने में दिखते कजन को वजूद पर गैर जज्बाती इजहार किया। रुबैद जुजाज की वेडिंग एनिवर्सरी नवंबर को आती है, 11 नवंबर को, और वो पिछले साल होकर गुजर भी चुकी है, जिस पर उसकी सास का इंतकाल हुआ था। गधा बनाए जाने का एहसास कैसा होता है, ये धीरे से सीधे होते हुए ज़ुएब के चेहरे से आया हुआ। भाई के सामने हुई शर्मिंदगी उसके लिए रुबैद के झूठ से ज़्यादा अहम थी। रुबैद ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है ज़ुएब। मगर क्यों? वो बरहम था। यही तो मालूम करना है अब। भाई का बाजू थपकते एतमाद दिलाया, चेहरे पर छाए हुए इब्लीसी इरादे पढ़ने के लिए अगले का दिल भी वैसा ही चालबाज होना चाहिए जो यकीनन उस अंधे पर सरार का ना था। बाजार का शोर आज आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा था। ईद कुर्बान नज़दीक थी और हर फर्द अपनी तैयारी मुकम्मल करने निकला था। ऐसे में आगा मीना ने कुछ खरीदो फरोख्त करनी थी और घर में महिल के अलावा उसे फारिग तरीन कोई शख्स न मिला। पश्तो में फरफर बोलते हुए फल फरोश से भावताव करने में मसरूफ़ थी, जो खुद भी अपने हम जबान को दाम सस्ते बता रहा था। रिवायती बारीक नुक्तों वाली सियाह सफ़ेद ओढ़नी में उसका आधा चेहरा ढका था। मोटर बाइक के साथ खड़ा हुआ महिल अपने असली मायूस अंदाज में इधर उधर देखता रहा। फारिग होकर आती लड़की के दोनों हाथों में मुख्तलिफ और बेइंतहा फल थे। दुकान लगाने का इरादा है क्या? शॉपर से उन्हें निकालते हुए एक काबिल भरोसा थैले में डालते महिल ने मजाकन कहा था। मैं तुम्हें रास्ते में बताती जाती हूँ, मुझे वहाँ ले चलो। अम्मी की एक दोस्त इधर ही रहती है, बीमार हैं बहुत, मैं उनकी अयादत कराऊँ? मोटरसाइकिल के पीछे सवार होते ही औरत ने अपना नकाब दुरुस्त किया और मियाँ के मजाक को कोई भाव न डाला। बदमजा सा स्टैंड उठाते महिल ने शिकायत न की। पसंदीदगी दूर दूर से ही अच्छी थी। मुख्तसर से शादीशुदा तजुर्बे के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचा था। ऊंची नीची चौड़ी गलियों से होते हुए वो बाजार से दूर निकल आए। पीछे मौजूद औरत उसे यूं गलियों का बताती गई जैसे ये शहर उसका था और निकल मकानी महिल ने की थी। बस यहीं रोक दो। सफ़ेद चूने की दीवारें, तंग मगर शफाफ सी पक्की गली और छोटे घरों के जंग आलूद गेट को देखते मर्द ने एक मर्तबा बीवी को देखा। इतनी लंबी गली है, थक जाएंगी, मुझे घर बता दें, मैं दरवाजे पर उतार दूंगा। फलों के थैले थामते हुए कांच जैसी चमकदार आंखें ममनून सा मुस्कुराई थी। मैं तुम्हें खुद भी मिलवा देती हूँ उनसे, लेकिन उनके घर में कोई मर्द नहीं, सारी औरतें हैं। आप अंदर कहाँ आओगे? मुझे बस 15 मिनट लगेंगे। आप इधर सामने दुकान में बैठ जाएं। खामोश और पुरअमन सी कच्ची सड़क के दूसरी जानिब इशारा किया। वहाँ मौजूद दूध और दही की दुकान में महज गवालिया का इक्के दुक्के अफराद थे। आगे मीना उस गली में ओझल हो गई। महिल ने उसे तब तक देखा जब तक वो मोड़ काट कर दूर ना हुई। बाइक को पेडल लगाते उसने वही इंतजार करने का इरादा किया। मैरून शलवार कमीज वाले मर्द की निगाहें अब वहाँ मौजूद कच्ची गलियों का जायजा ले रही थी। ऊंचे बिजली के खंभे और उतरे चूने वाली दीवारों से घिरी गलियों में बेशतर के शटर गिरे हुए थे। बिला इरादा निगाहें ठिठकने के कुछ आगे एक दुकान तक गई थी। ऊंचाई पर बनी दुकान ईद के सामान से भरी थी। शीशे के बाहर रखे हुए मेज पर दिखती हुई मुख्तलिफ रंगों की चूड़ियों ने उसकी तवज्जो बांध ली थी। वहाँ खड़ी एक बच्ची और लड़की मुख्तलिफ डब्बों में हाथ मारते हुए गालबन अपने नाप का सिंगार पसंद कर रही थी। एक कमसिन सी ख्वाहिश ने महल के दिल में भी उमंग उठाई थी। अपने काम से फारिग होते आगा मीना ने सर से पांव तक चादर से अच्छे से खुद को ढांपा था। चौकन्ना और बेआवाज कदम लेते वो जूही मोड़ काट कर आगे निकली। उसकी आंखें कदरे छोटी हुई। बाइक के नजदीक खड़े हुए महिल ने हाथ में उठाया हुआ शॉपर जेब में डाला था और फिर मुस्कुराते हुए मोटरसाइकिल संभाली। मौजूदगी का एहसास करते उसने गर्दन फेरी तो सामने से आती हुई मीना के लिए सवारी फाल की। कहीं गए थे? नकाब पोश का अंदाज लचकदार था। हाँ, नहीं नहीं, वो बरीरा के लिए कुछ लेने गया था। घबराहट के बाद उसके अल्फाज बेरब्त हुए। तुम्हारे और बरीरा के दरमियान सब ठीक है? महिल ने अचंभे से साथ खड़ी हुई औरत को देखा। ठीक से मुराद? कल जब वो रुबैद भाई के साथ हॉस्पिटल जा रही थी तो तुमने उसे कोई दुआ कोई हौसला कुछ नहीं दिया? महिल के आसाब आहिस्ता आहिस्ता ढीले हुए। वो दोनों दूसरी मंजिल के लॉन्च में आगा मीना की किताबें तरतीब दे रहे थे, जहाँ पहले से ही एक आध खाली बुक शेल्फ मौजूद था। महिल और बरीरा की पढ़ाई के ज़माने की किताबों को हटाकर एक जानिब लगाते वो मसरूफ़ थे। ऐसे में बरीरा को रुबैद के साथ जाता देखते आगा मीना ने पूछने में पहल की थी। महिल को अंदाज़ा नहीं था 3 मिनट की इस गुफ्तगू में मीना ने उसका बज़ाहिर बेनियाज सा मगर मुकम्मल तौर पर मुतवज़्ज़ा वजूद महसूस किया था।
तुम दोनों के माबेन बातचीत बंद है क्या? पख्तून लबो लहजे में उर्दू बोली गई। बड़ी जज्बाती है, मैं उसकी नाराजगी पर ध्यान नहीं देता, खुद ही ठीक हो जाएगी। जबरदस्ती मुतमईन होने की अदाकारी की। लेकिन मुझे लगता है इस मर्तबा नाराजगी तुम्हारी तरफ से है। महल की अदाकारी हवा हुई। तुम्हें बुरा लगा है कि रुबैद भाई ने उसे तुम पर फोकियत दी है? मर्द के चेहरे पर साया सा आकर गुजरा था। वो अपनी बहन से ज्यादा काबिल था। फिर उसे क्यों नहीं पूछा गया? उसे क्यों नहीं फेवर दिया गया? वो तुम्हारी बहन है महिल। अगर तुम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर लो। पीछे सवार होते हुए उसने एक हाथ से महिल का कंधा थामा। आजकल वो हवाओं में है, उसे परवाज में ही मसरूफ रहने दो। मीना से ज्यादा खुद को तसल्ली देते हुए वो कदर मुस्कुराया। इर्द गिर्द टंगे हुए सामान वाली बाइक पर सवार वो दोनों वहां से निकल पड़े। मीना की गैर इरादी नजर उसकी जेब से झलकती हुई चूड़ियों तक गई थी। वो बूझ गई थी कि कांच की है, मगर रंग समझ न आया। यकीनन मेरे सवाल की वजह सब है। सुबह की ताज़ा हवा चेहरे पर थप्पड़े मारती रही, जबकि सांवली रंगत वाले मर्द को अब ये यकीन हो चुका था। ये 4 जून की शाम थी। ताजदार में सन्नाटे बसेरा किए हुए थे। आगा मीना और महिल कल शाम को पेशावर के लिए निकले थे। पुराने किराएदार से चाबी लेनी थी, नए को देनी थी, और फिर आगे महिल के मामू के यहाँ उनकी दावत थी। ऐसे में सारा की गाड़ी वो लेकर गए थे। बरीरा हस्बे मामूल अपने कमरे में बंद थी, जबकि सारा की मौजूदगी निचली मंजिल पर छाई थी। चांदनी रंग की सलवार कमीज समेत कामदार दुपट्टा डाले वो अपने कमरे में खड़ी थी। रुबैद का अभी कुछ देर कबल पैगाम आया था। 7 तक तैयार रहना, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, और पता भी। उसे सुबह सुबह काम के सिलसिले में हरिपुर जाना पड़ा, और वहां से अभी वापस होते वो सीधा होटल पहुंचेगा। न जाने कितनी घड़ियां बैठकर उसने महज उसी सतर को घूरा था। दिल एक अनहोनी की कैफियत में डोलता रहा था। उस दिन की मुलाकात के बाद वो आज मिलने जा रहे थे। क्या उसने मेरा झूठ पकड़ लिया है, या फिर उसे अब तक असल तारीख याद नहीं आई? बस मेरे मामले में आपको असूल याद आते हैं, बाकियों के मामले में आप हर असूल तोड़ देती हैं। नफरत से बिखरे हुए नैना माँ के कमरे में मौजूद थी। तस्बीह के दाने गिराती खरसंदा की आंखें बंद और चेहरा झुका हुआ था। जब कुछ साल पहले मैंने अपना हक मांगा था कि बाबा के जो शेयर्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर दें, मुझे बंटवारा चाहिए, तब आपने इतना वावेला खड़ा किया था कि औरत घर में ही जचती है, और अब? पीछे रखे हुए सोफे की सिमत इशारा किया। वहां बैठी हुई हाजरा बिगड़े तासुरात लिए खुद से 10-11 साल छोटी औरत को देखती रही। अब ये और इसकी बेटी एक मर्तबा फिर रिवायत तोड़ रही हैं, और आपने इन्हें कतई नहीं रोका। गुस्से से खोलती हुई औरत हलक के बल चिल्लाई थी। वो कंपनी मेरी है, उसे मैंने खड़ा किया है। तुम होती कौन हो उसका बंटवारा करने वाली? सोफे से खड़े होते हुए हाजरा उसी के अंदाज में सीखी। मेरा बाप अगर सरमाया ना लगाता तो तुम क्या हथेली में कंपनी सजाती? तुम्हें तुम्हारे बाप के सरमाए का तयशुदा हक मिलता है। हर माँ जितना हिस्सा बनता है तुम्हें और तुम्हारी औलाद को बराबर मिलता है। मेरी औलाद को भी तुम्हारी बेटी नौकर जैसी हैसियत देती है। मालिक वाले रुतबे के लिए वो काबिल नहीं। साफ कहो वो सगी बहन का बेटा है तभी अजीज है, और जोएब तुम्हारी सौतेली बहन का खून है तभी ऐसा नागवार है। नैना नफरत से लर्जी। जबानें बंद करो दोनों अपनी, नहीं तो कटवा कर गर्दन में टांग दूंगी। तस्बीह करती माँ दांत कचाते हुए बोली थी। उसकी अधेड़ उम्र औलादें कमसिन बच्चियों से भी ज्यादा कम अकल थीं। मेरी तरफ से वो इदारा, तुम दोनों और तुम दोनों की औलादें सबके सब भाड़ में जाओ। अगर इतना ही इख्तिलाफ है मुझसे तो अभी के अभी दफा हो जाओ मौर महल से। यह घर मेरा है, यहाँ रहना है तो सर झुका कर रहो। दरवाजे की सिमत इशारा करते हुए खरसंदा खावर का अंदाज यकबस्ता और आंखें खून लिए हुई थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा। जहाँ नैना के चेहरे पर नसीदगी थी और रकाबत थी, वहीं हाजरा का इत्मीनान काबिल तारीफ था। छोटी मानती थी उसके जवाल की वजह जनने वाली माँ और जना हुआ बेटा है, जबकि बड़ी बहन जवाल जैसी किसी सिफ्त को मानने पर तैयार ना थी। दरवाजे पर खड़ी हुई अरजान की आंखें से निकलते हुए आंसू खुले लब पर आ ठहरे। ये बीबी जान ने उसे किस गलती की सजा दी थी? कांपते हाथ लिए हिचकी रोकी और अपने कमरे की सिमत तोड़ लगा दी। ये कैसा घराना था जहाँ हक तलफी को तहजीब का नाम दिया गया था और गैर जरूरी राज कानून था? क्या मेरे जवाल की वजह मेरा ऐसे घराने में औरत होना है, या फिर इस कानून की बागी औरत की बेटी होना? दरवाजे से लगी हुई अरजान ने सहमे हुए जहन से इम्कान लगाया। जीने उतरकर नीचे आती हुई सारा आज आम दिनों के मुकाबले सहूलत से तैयार हुई थी। मेकअप भी खासा चमकदार मगर हल्के रंगों का था, और सीधे घने बालों पर कसा हुआ हेडबैंड मोतियों से सजा था। वो अभी अभी बरीरा को हिदायत समेत अपने देर से आने की इत्तला देकर आ रही थी, जब ऊंचाई पर खड़े होने की वजह से
उसे गली का मंजर दिखाई दिया था। साथ वाले घर में वो अपनी कुर्बानी की गाय लाए थे। बच्चे इश्तियाक से जानवर के आगे जमा थे, जबकि गली में मौजूद बकिया जानवर समेत उसने भी शोर बर्पा कर रखा था। तारा का खड़े खड़े दिल बैठा। अपने मसाइल में वो जानवर लाने की जिम्मेदारी ही अक्सर भूल गई। हर साल जानवर का बंदोबस्त से लेकर उसके हिस्से की तकसीम तक हर चीज अम्मा करती थी और उनके साथ महिल बरीरा होते थे। क्या इस साल ये सब मुझे करना होगा? गोश्त से कराहत खाने वाली और कितनी देर वहां खड़ी बेजार होती रहती अगर फोन की घंटी न बजती। ड्राइवर बाहर आ चुका था। ऊंची हील में चलती उसने घर के ताले एक मर्तबा मजीद देखे और फिर चौखट अबूर कर गई। शाम के 7 बजे मरजान शहर अपने आखिरी पेशेंट के बाद अस्पताल की पार्किंग लॉट में आ रही थी। कुछ दिनों के लिए हजर का ड्राइवर उसकी खदमात के लिए हाजिर था। नीले सिया इम्तिजाज के रंगों वाली मरजान की चाल भागकर आते शख्स के लिए कतरे सुस्त हुई। करीब आकर रुकने वाला ये तबीब हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट था। एक मसला हो गया है डॉक्टर साहिबा। ऊंचे चौड़े वजूद वाले निगरान ने सांस बहाल करते हुए मतलब किया। क्या मसला? अपनी गाड़ी तक जाते मरजान के कदम मध्यम हुए। क्या नहीं, वो जो लड़की HSK फार्मा की दवा से मरी थी, ये आप हजल को बताएं। हल पेश करते हुए वो दोबारा पिछली चाल पर आई। मसला हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर कर रहा है। पुष्ट पर से आती हुई आवाज पर उसे गैर इरादी ब्रेक लगा था। मार्बल के फर्श पर रुकी हुई लड़की ने चलती हवा से बेनियाज चेहरा फेरा। निगरान के चेहरे का तफक्कुर गवाह था। मामला संगीन है। वो जब हॉस्पिटल लाई गई थी तो मुर्दा थी। HSK फार्मा ने हमसे उसकी मौत की रिपोर्ट बदलने का कहा था। जिस डॉक्टर ने उसको ICU में देखा था, उसके अंदर का फरिश्ता जाग गया है। अगर हमने उसे ना रोका तो वो असली रिपोर्ट पब्लिक कर देगा। मरजान ने दांत कचकचाए। बातों को राज बनाने के फन में कोई उस जैसा माहिर ना था। जिंदगी ढल जाएगी मगर मिसाइब नहीं। वापस हेल्थ केयर की इमारत को जाते हुए रास्ते पर रवा उसने कसलमंदी से दोहराया। ये कोई जेरे तामीर मैदान था जहाँ सड़कें तो पक्की थीं मगर इमारत फासले पर मौजूद थे। सारा बिनते सलमान की गाड़ी सड़क से उतरी। चिप्स के बाथवे पर चलती होटल की इमारत के सामने ठहरी। एक जानिब को ढलान के मानिंद बना वसी और शफाक लॉन था, जबकि दूसरी जानिब शाम की रोशनियों में मनव्वर पत्थर और लकड़ी की मदद से खड़ा होटल। अपने अमूमी जहाजी बस्ती की जगह आज एक नाजुक सा क्लच हाथ में उठाया था। वो जानती थी यहाँ पर कमरा पेश की अंदर रास पर ही दस्तयाब होता है। आबादी इतनी ना थी और जो थी वो अपने कामों में मसरूफ फासले पर फैले हुए थे। अंदर का माहौल भी लकड़ी और ईंटों से बना था। चांदनी लिबास वाली औरत गैर दिलचस्पी से हर एक चीज को देखते इस्तकबालिया मेज के नजदीक आई जब किसी ने पीछे से मुखातिब किया। मिसिस रुबेजुजाज। स्टाफ लिबास में एक लड़की मुस्तफिसर हुई। सारा ने मोहतात अंदाज में गर्दन हिलाई। मेरे साथ आ जाएं। मुस्कुराते अपने पीछे चलने का कहती वो औरत सीढ़ियों की सिमत आई। 3 मंजिला इस इमारत में लिफ्ट का इंतजाम ना था। सफेद गाड़ी में बैठे जोएब को गली में होती हुई हलचल का मुशाहिदा करते काफी देर हो गई थी। रोशनियां, गाने और शोर से लड़कों ने मोहल्ले को सर पर उठाया हुआ था। अगले निशिष्ट उठाकर अंदर से फोन निकालते हुए उसने हसल को एक सतरी पैगाम लिखा। आई एम गोइंग। जवाब का इंतजार किए बिना फोन बंद करते हुए निशिष्ट की कुर्सी तले फेंका। गाड़ी से बाहर निकलते उसने कुन अखियों से मुकाबिल सिमत मगर कुछ फासले पर मौजूद सिया पराडा देखी। अंदर बैठे लंबे तरंगे मजबूत जसामत के अफराद को गर्दन से चलने का इशारा करते वो आगे बढ़ा। ताजदर के नीले गेट के सामने लड़कों का एक हजूम खड़ा था। सादगी से अंदर आते जोएब ने इनकी हरकत होशियार थी। जूं जूं सारा जीने पार करती उसका दिल मजीद डूबता जाता। तरह तरह के वहम और वसवसे उसे हुला रहे थे। जेरे लिप हर किस्म की दुआ पढ़ते वो क्लच को कभी एक हाथ में करती तो कभी दूसरे, मगर पसीना किसी तो और कम न होता। डरते उसने रुबैद को कॉल मिलाना चाहिए जब सामने चलती मुलाजमा रुकी। आपकी रूम की मैम। सारा मुस्कुरा भी न पाई। फिसलते हाथों से चाबी लेते उसने झटका खाने में डाली। घुमाने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर एक झटके से खोलते अंदर आई। वहशत ने नया रूप धारा और अब सारा सरापा इश्तियाल बन गई। आई एम गोइंग। जोएब की जानिब से आया पैगाम पढ़ते हजल सामियान के काटता चम्मच घुमाते हाथ ठहरे। कोई मसला हुआ है क्या? सामने बैठे मर्द ने अचंभे से पूछा। जवाब देने के बजाय महज स्क्रीन उल्टा कर रखते हजल ने सर हिलाते नफी की। सिया बटन शर्ट तले सुरमई स्लेक पहने उसका सुरमई कोट पीछे कुर्सी पर टंगा था। नुसरत शहीर हेल्थ केयर के नाजिम के घर बैठे वो उस वक्त शाम का खाना खा रहा था। मेरे काम का क्या बना तफील? सीख कबाब तोड़ते तफील आवान मुतमईन था।
میں نے اس کام کے تمہیں دگنے پیسے دیے ہیں, مجھے مایوسی تو نہیں ہوگی نا؟ سرمئی لینس والے مرد نے آنکھیں ملائی. میں نے کبھی پہلے مایوس کیا ہے؟ 35 لوگوں کا کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے. اور باقی کے 45؟ تو فیل کے ہاتھ رکے. چھت پر بیٹھے وہ سارا شہر دیکھ سکتے تھے. وہ ہم جعلی بنا لیں گے. پچھلی بار اسی 2 نمبری کی وجہ سے یہ تماشا دوبارہ لگا ہے. حزل نخوت سے بولا. ہمیں سنبھل کر چلنا ہے حزل. مرجان صرف اتنا جانتی ہے کہ اس کا کچھ عملہ مریضوں کا سگا نہیں, لیکن جس دن اس کو ان نقلی کلینکل ٹرائل اور ہماری فارمیسی میں بکتی ہوئی جعلی دوائیوں کا علم ہوا, تم سے پہلے مجھ پر پرچہ کٹوائے گی. تو فیل کی بات پر حزل کی ہنسی بے اختیار تھی. وہ عورت ذات ہے, آزادی قطروں میں بھی ملے تو خود کو عقل کل سمجھتی ہے, اسے بھنک بھی نہیں پڑے گی. خود پتا چلے نہ چلے اسے کوئی باہر والا بتا دے گا. اور ایسی ضرورت کس میں؟ وہ اب تک بے فکر تھا. فیروز مدانی. حزل کی مسکان غائب ہوئی تھی. پچھلی مرتبہ اس نے ہاسپٹل بند کروایا تھا, اس بار وہ بڑا ہاتھ مارے گا, اور اس کے شکنجے میں کون کون آتا ہے کچھ معلوم نہیں. سیخ کباب سمیت چاول یکدم ہی بدمزہ ہوئے. کڑوی سی شکل بناتے ہوئے حزل اب کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا. اس پر زوال نہیں آ سکتا تھا, اسے یقین تھا, مگر یہ جو راستے کا رکاوٹ آ رہی تھی اس کا کیا؟ مصنوعی روشنیوں سے منور کمرے کے فرش سمیت بستر کے پیچھے کی دیوار لکڑی کی تھی. مخملی پردے ماحول پر ہیبت طاری کیے ہوئے تھے. مہرون اور کریم رنگوں سے سجے ہوئے کمرے میں سارا کے الجھے وجود کے سوا کچھ نہ تھا. اس نے جھٹ سے فون نکالا اور ربیت کو جا بجا کال ملائی. The number you are trying to reach is powered off, please. اس سے قبل وہ جملہ مکمل کرتی, سارا روانی میں کال منتقل کرتی, دوبارہ ملاتی, دوبارہ ہی وہی جملہ گونجتا, اور ایک مرتبہ مزید سارا اس معصوم کی آواز بیچ میں ہی کاٹ ڈالتی. 27 سالہ دوا ساز کا سر چکرا گیا تھا اور ہاتھ پاؤں پھولے. کیا ربیت میرا جھوٹ جان چکا ہے؟ جس دن سے سارا نے اینیورسری بھولنے کا شکوہ کیا تھا, وہ گھر بس ایک مرتبہ آیا تھا, اور وہ بھی گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے بریرہ کو نیچے آنے کا پیغام بھیجا. سارا سے ملنے کی زحمت بھی نہ کی. نرم گداز گدے پر دھپ سے گرتے ہوئے اسے اپنے شوہر کی پچھلی نگاہیں یاد آئی تھی. ربیت جزاز کا غصہ اس کے لیے اجنبی تھا. خیر سے پچھلے کچھ دنوں سے وہ سرتا پیر اجنبی ہوا تھا. پریشانی میں کلچ بستر پر پھینکا. گدے سے ٹکرانے سے قبل وہ چادر تلے موجود کسی مضبوط شے سے آڑے آیا تھا. مسترب سی بیٹھی عورت چوکی. چند ثانیہ گردن پھیر کر چادر کے ابھار کو دیکھا, اور پھر جھٹ سے گدے پر موجود سفید کھلی رجائی اٹھاتے اس کے پاؤں شل ہوئے. وہ کوئی تحفہ تھا. ہلکے نیلے مستحیل بکسے پر سبز فیتا بندھا تھا. بے دھیانی میں رضائی ہاتھ سے چھوٹتے فرش بوس ہوئی, اور سارا نے تجسس کے ہاتھ ڈبہ اٹھایا. گتے کے تحفے پر ایک کارڈ بھی چسپا تھا. 2 انگلیوں سے کھولتی عورت کے تنے ہوئے آسام ڈھیلے ہوئے. جھوٹی اینیورسری مبارک, آر جیڈ. مصیبت کی اگر کوئی آواز تھی تو اس وقت سارا سلمان کو چاروں جانب بس وہی سنائی دی. یہ لکھائی نئے ربیت کی لکھائی جیسی تھی. حلق میں جمع ہوتے ہوئے آنسو کو وہیں روکتے اس نے ربن پھاڑ کھانے والے انداز میں اتارا. چادر میں چھپ کر بیٹھی ہوئی بریرہ لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہی تھی. جب کمرے کے باہر کھٹپٹ محسوس ہوئی, چادر ہٹاتے اس نے بغور کان لگائے. باہری قدموں کی آواز کے بعد کسی چیز کے گرنے کا شور بلند ہوا. بریرہ کے خوف کی مارے چیخ نکلی. اسے سارا کا سچ معلوم ہو چکا تھا. سارا نے صلح فہمی کا آخری موقع بھی گوا دیا. کھڑے کھڑے اس نے گتے کا ڈبہ ہٹایا. اس کے خام خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ اندر کوئی تصویر الٹی طرف سے چسپا ہوگی. لمبی سانس لیتی ہوئی عورت نے تصویر پر ہلکا سا زور ڈالا اور وہ ہاتھ میں آ گئی. پلٹتے چہرے کے سامنے کیا جب لبوں سے بے ارادہ آہ نکلی اور تصویر سمیت ڈبہ بھی چھوٹتے زمیں بوس ہوا. بریرہ نے بھاگتے کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا تھا جب اس کے اگلے قدم سے قبل دروازہ کسی زوردار لات پر کھلا تھا. آنے والے لمبے ٹڑنگے آدمی کا چہرہ سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا. وحشت میں ڈوبی ہوئی بریرہ بستر سے اچھلتے کمرے کی دوسری جانب بھاگی تھی. پیچھے سے بال دبوچے جانے پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے پشت کے بل گری تھی. اس موقع پر سارا جذبہ نہ روک سکی اور ٹکنوں کے بل بیٹھتے اس نے تصویر مٹھی میں دبوچی. پھسلتے آنسو کے پار کا منظر دھندلا تھا, مگر ہاتھ میں تھامی ہوئی خرافات وہ ادھ کھلی آنکھوں سے بھی سمجھ سکتی تھی. تصویر پر 2 مرد ایک ساتھ کھڑے تھے, کندھے پر ہاتھ ڈالے. ایک ٹین کین والا ہاتھ بلند کرتے کیمرہ میں دیکھ رہا تھا, جبکہ دوسرا مسکراتے ہوئے کسی اور کو دیکھ رہا تھا. یہ کوئی پارٹی تھی جہاں دونوں ہم شکل تھے. ایک ہی قد, مماثل مسکان, ملتی جلتی جسامت, چھوٹے کٹے بال, داڑھی سے آری چہرہ اور ایک جیسے چشمے. بریرہ زجاج
बिना रुके हिसियानी अंदाज में चीखी। जिस जिसका नाम याद आया उसे मदद को पुकारा। बिस्तर पर हाथ पांव मारते हुए उसने तकिया दबोचा और मजबूत गिरफ्त वाले मर्द को मारना चाहा। अगले लम्हे उसकी मज़ाहिमत ढीली हुई थी और बालों की मदद से खींचता सर धड़ाम से गद्दे पर जा गिरा था। तस्वीर में 2 रुबैत थे। सारा माऊफ़ के आलम में पीछे हुई। उसके शौहर का हमशक्ल था और उसका शौहर इस बात से वाकिफ भी था, मगर सवाल यह था कि इसमें से उसका शौहर कौन था। बिना पीछे देखते बरीरा झट बिस्तर से उतरी और नीचे हुई। जब दूसरे जानिब खड़े हुए वजूद को देखते उसके आसाब बेकाबू हुए थे। पीछे को गिरती हुई उसकी सांसों पर बंदिश थी और आंखों में सकूत। भाई, रुबैद ने उसका हादसा याद नहीं रखा था। कौन से वाले ने? डगमगाते कदम लिए सारा ने मुट्ठी में दबी हुई तस्वीर को गोल कागज की शक्ल दी। रुबैद ने फिसलता चश्मा दुरुस्त किया। वो काम से आया था जब ऊपर से आते शोर की आवाज़ ने कदम खींचे। किसी गैर मर्द को रात को इस पहर अपनी बहन के बाल खींचता हुआ देखते उसके दिमाग की रगें फटने को आई थी। बाहर रखे हुए बल्ले को उठाते पूरी शिद्दत से नकाबपोश के सर पर वार किया। बेहोश मर्द रुबैद के कदमों में था और सहमी हुई बहन उसके दस्तरस से दूर। रुबैद को मेरी माँ की मौत का याद नहीं थी। किस शक्ल को? नौब घुमाते सारा के हाथ कई बार नाकाम हुए। भागकर आते मर्द ने बहन के कंधों पर बाजू फैलाया था। थर थर कांपते डर के मारे रो भी न सकी। उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे पसीने से तर चेहरा लिए रुबैद हिचकिचाते हुए बोला, हमें यहाँ से चलना होगा, अभी और इसी वक्त। रुबैद ने मुझ पर गुस्सा किया। वो मुझ पर चिल्लाया, मुझे तन्हा कर डाला। रुबैद ने पहले बेयकीनी से, फिर डगमगाते हुए, उसके बाद शिकस्ता और आखिरी में उजलत से जीने उतरती सारा अंधाधुंध इमारत से बाहर निकली। उसका भारी कामदार दुपट्टा जमीन से फिसलता आगे जा रहा था। चेहरे पर आंसू के मिटे निशान थे और तमाम सीधे बाल शानों से आगे गिरे थे। लोगों की परवाह किए बिना उसने गाड़ी बुलाने के लिए फ़ोन निकालना चाहा था। जब जिस सवारी में बैठकर वो आई थी दूर से चलती दिखी। सारा का जहन इस वक्त इस कदर बेहाल था और बिगड़ा हुआ था, सवाल या तफ्तीश की हिम्मत बाकी न थी। घंटे का सफ़र तय करते जब वो घर लौटी तो मोहल्ले में गुप सन्नाटा था और रात के चांदनी में गली नहाई थी। तकरीबन भागते हुए उसने दरवाजे की चाबी निकाली। जब ठिठक कर ठहरी, हाथ बढ़ाया और दरवाज़ा खुलता चला गया। वहीं खड़े खड़े वो 2 कदम पीछे हुई। मादे के मड़ोल ने कल्ब को लपेट में लिया और सारा को दिल बंद होने की कैफियत महसूस हुई। पक्के सहन की बत्तियां बुझी हुई थीं। महिला की मोटर बाइक एक तरफ को गिरी थी और दालान में मौजूद बांस का सोफा बीच सहन में उल्टा गया था। बेजान कदम और आंसू रोकते हुए वो आहिस्तेगी से आगे आई। जब अंदर की तोड़फोड़ दिखी, बरामदे का सामान टूटा हुआ था। हर चीज़ बिखरी हुई थी, तहस नहस। उसकी माँ की तस्बीहात के दाने फिसलकर सहन तक आ रहे थे। सारा के बेजान कदमों में एकदम जान आई। उसकी माँ का मकान बर्बाद हुआ था तो यकीनन उसकी इज्जत में मकान वाले भी आए होंगे। बरीरा! बैठे हुए गले से उसकी आवाज़ भी आंसू में दबी मिली। बरीरा जुजाज! कुशादा सीढ़ियाँ फलांगते हुए इस मर्तबा कुछ जोर लगाकर पुकारा। दूसरी मंजिल के दाखिली दरवाजे पर टंगा हुआ पर्दा आधा नीचे को लटका था। बरी! भागकर आते हुए सारा ने कमरे के आधे खुले हुए दरवाजे को वाक़ किया। वो कमरा रोशन था, मगर रोशनी से सारा को क्या बैद जब कमरा खाली था। दिल के मकाम पर हाथ रखते उसने दीवार का सहारा लिया। वो जितना अपने माँ के खानदान को बचाए रखना चाहती थी, वो इतना ही रेजा रेजा होकर बिखरता चला जाता था। रात के इस पहर वो कहाँ गई होगी? मैं किससे अपने मसाइल बांटूं? अब तो रुबैद भी नहीं। दीवाना वार घर का कोना कोना छानते उसकी वहशत में इजाफा होता रहा था। तमाम कमरे तबाहकारी का शिकार हुए थे। हर कोने में दहशत फैली थी। बरीरा जुजाज लापता थी। क्या सारा के झूठ बोलने की सज़ा इतनी संगीन थी कि वो उसकी बहनों को ले गए? ताजमीना के कमरे की तलाशी लेने को आती हुई सारा ने जो ही कमरे का दरवाज़ा खोला, एड़ियों के बल पीछे गिरी। गद्दे और चादर से आरी बिस्तर पर उसी सफ़ेद गत्ते के टुकड़े धरे थे। उससे पुष्ट किए हुए एक दराज कद चौड़े शानों वाला आदमी सर झुकाए था। सारा सलमान के जिस्म पर कपकपी तारी हुई। हाथों में स्टिकी नोट लिए शख्स उसकी आमद पर पलटा। अपने शोहर का चेहरा देखते सारा आज खुद 2 कदम पीछे हुई थी। चौखट छोड़ते उसके हाथों की लर्जिश नुमाया थी। दानों के निशान लिए रुबैद का चेहरा आज ऐनक से आरी था। सफ़ेद शर्ट के कफ मोड़े उसके हाथों पर जा बजा खराशे थी।
इस बात का कोई शायबा ना था कि घर की बर्बादी में किसका हाथ है। मुझे लगा था तुम महज प्यार में अंधी औरत हो, मगर तुम तो। पैगाम उठाते दादी मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ़ निकली। अपने घर में ये सब कौन छुपाता है? वो आदमी बेइंतहा गैर महसूस था। नन्ही पेशानी और मजबूत जबड़ों वाली औरत ने बावर्ची खाने की सिमत देखा। मत देखो उधर, तुम्हें कोई हथियार नहीं मिलेगा, कुफत से बोलते हुए मर्द ने दरवाजे के साथ कंधा जोड़ा। सारा का कांपता हुआ वजूद अब के काबू में था, मगर डोलता हुआ दिल अब तक पहुंच से दूर था। उस आदमी की निगाहों में उसे इंसानियत नहीं दिखी। यही रुबैद और उसमें सबसे पहला तजाद था। तुम्हें अगर मेरी हकीकत पर शक था तो बराह रास्त पूछ लेती। ये इतनी मेहनत फजूल ही की है। बरीरा किधर है? वो फाड़ खाने को आई। मेरे पास है, यानी महफूज है। जब उसे एहसास हुआ मुकाबिल ने बात का यकीन नहीं किया तो इजाफी कहा, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जरगिया सोने जैसी। सारा का जहन शल हुआ, तना हुआ वजूद कमजोर पड़ा। बेदार आंखें लिए वो नीम व अंधेरे में खड़ी मर्द के तासुब को बस देख कर रह गई। जुजाज तुम्हें इसी नाम से पुकारता है ना? छोटे कटे बालों पर उंगलियां फेरते वो बनबसा हुआ। सारा की आंखें छोटी हुईं। कौन हो तुम? वो सख्ती से बोली, हाथों को मुट्ठियों में तब्दील किया। ज़ोएब जुल्करनैन, रुबैद जुजाज का दोस्त। वो अपनी जगह पर अटल रहा। अगर मैंने तुम्हारी बात न सुनी तो यकीनन बरीरा को नुकसान पहुंचाओगे। बिगड़े हुए बरामदे में वो दो वजूद आमने सामने थे। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं। उसका अफसोस सताइश में बदला। वो था रुबैद जुजाज का हम शक्ल, वही था बहरूपिया, नैना और जुल्करनैन का बेटा ज़ोएब नैन। बावर्ची खाने तक जाते उसने चाय की नीयत से चूल्हा जलाया। गैस की किल्लत देखते उसकी खुश मिजाजी गारत हुई। वो अदाकारी करने को तैयार था। असीर को अब से कयास का बाहर मुबारक। ओके ओके, तो ये दो हैं रुबैद और जुल्करनैन का। रुबैद से फेस का मिलना कुछ समझ नहीं आया अभी, क्योंकि ये तो कहीं दूर दूर तक भी ना कज़न ना भाई कुछ नहीं दिखाए हैं। और फिर भी तो ये तो आगे ही पता चलेगा कि क्यों हैं ये दोनों एक जैसे हैं। और शायद रुबैद को ज़ुएब ने ही किडनैप किया हुआ है, क्योंकि जब फर्स्ट एपिसोड में सारा बात करती है कॉल पर तो उसमें रुबैद की कोई आवाज़ नहीं आती है और फिर बाद में सिर्फ मैसेज आता है। तो शायद इसलिए पहले शायद हो सकती है दोस्ती थी, लेकिन अब नहीं लग रही मुझे। अगर होती तो कुछ तो होता, लेकिन मुझे अब रुबैद लग रहा है कि किडनैप किया हुआ है और ये उसकी जगह पर इसलिए आया था। लेकिन हज़ल को भी इस बात का इल्म है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था, और इसलिए उन्होंने बरीरा को किडनैप किया है। और अब मीना भी उसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, बरीरा भी उसी हॉस्पिटल में है, और शायद सारा को भी ये अब ब्लैकमेल करें उस जॉब के लिए उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि ये पहले से ही चाह रहा था। और फिर इन तीनों को दिखाकर वो रुबैद को ब्लैकमेल करे, हो सकता है। और फिर महिल को भी जॉब दे दे शायद, क्योंकि हज़ल साफ कह रहा है कि वो फैमिली को ही लेकर ब्लैकमेल करेगा। और हज़ल वो किसी का भी सगा नहीं है, मतलब मरजान के साथ भी वो सिंसियर नहीं है, उसे भी सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए। अब तक मैं सोच रही थी कि शायद इनकी कोई लव स्टोरी चले आगे, लेकिन अब मुझे हज़ल को देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो सिर्फ इसमें महिल की ही स्टोरी चलेगी जो लव स्टोरी होगी। और अभी मीना का करेक्टर भी कुछ दिखाया नहीं है कि कैसा है उसका करेक्टर, ग्रे है उसका भी या नहीं, क्योंकि अब तक सबका ही ग्रे है। महिल भी कहीं ना कहीं वो हसद कर रहा था अपनी बहन से, तो कुछ ना कुछ बुराई तो सब में दिखाई है, कोई भी अच्छा नहीं है। और एक ज़ुएब था जो सही था अब तक, और वही सबसे बड़ा विलन है अब हज़ल के साथ मिलकर है। अभी तो देखते हैं आगे। और अब अरजानदार भी ऑफिस ज्वाइन करने वाली है, तो देखते हैं हज़ल का क्या रिएक्शन होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।